अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुआ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी, मैं आप लोगों को करवाना अब मेरा जो स्टार्ट हो रहा है ना, मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ कि क्योंकि सबके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मेडिसिन के, MBBS, BDS, DPT, डी फार्म, इन सब में अनाटमी और फिज़ियो बेसिक है। तो अनाटमी और फिज़ियो को एक शॉर्ट रिवीजन देने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे इतना लंबा लेक्चर एंड टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे हम लोग नहीं सुनते हैं, तो शॉर्ट रिवीजन के लिए थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये मैं रिवाइज़ करवाऊँगी स्टार्ट से, फिज़ियो के भी और अनाटमी के भी। तो जो भी बच्चे हैं जिनके प्रॉफ्स होने वाले हैं, शॉर्ट रिवीजन चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है जी इसका गाइटन स्टैंडर्ड बुक है, तो मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। तो इसमें सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिजियोलॉजी है क्या। फिजियोलॉजी हम सबको पता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, मैकेनिज़म्स जिसमें हम पढ़ते हैं हमारे ऑर्गन्स किस तरह वर्क करते हैं, हमारे सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे किस तरह से वर्क होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, ये सब हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमंस की जो अटैम्प्ट्स हैं, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, मैकेनिज़म्स जो हैं किसी भी चीज़ को अडाप्ट करने की, किसी भी चीज़ को कंपनसेट करने की, ये सब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है सेल्स का, ये तो हमारा FSC का कॉन्सेप्ट होता है कि सेल्स जो हैं वो लिविंग यूनिट्स हैं हमारी बॉडी के। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट UHS का, SEQ भी आ जाता है अक्सर इसी से, और MCQ तो बनता ही बनता है, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी ECF और ICF का डिफरेंस आ जाता है आपके पास, या ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। ये सारे SCQ मतलब एक ही SCQ है मगर स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इसे अच्छी तरह, यानी आप लोग इस तरह से पढ़ा करें कि आपको टॉपिक इतनी अच्छी तरीके से आए, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के कर दें, आपको पता हो कि इसका आंसर ये। अक्सर बच्चों के साथ ये होता है कि आंसर उसे पता होता है, उन्हें आता होता है, मगर उन्हें क्वेश्चन की ही समझ नहीं आती कि पूछा क्या जा रहा है, और वो कुछ और ही अटैम्प्ट करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करें, अपने कॉन्सेप्ट्स डीप रखें, स्पेशली फिज़ियो के तो अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप रखें, फिज़ियो और एनाटमी के। तो जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, जो हमारे सेल्स से बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना, सेल्स, एक तो सेल्स हो गए, सेल्स के बाहर का जो एनवायरनमेंट है सारा, वो जो फ्लूइड है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो हमारे सेल्स के अंदर का एनवायरनमेंट है वो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अब जैसे दो सेल्स पढ़ें, इन दोनों के दरमियान जो फ्लूइड है ना, उससे कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, MCQ भी आ जाता होता है। तो अब सोचें, खुद सोचें, हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल से बाहर का फ्लूइड है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे हो गई? इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसे हो गई, देखें बॉडी का तो इंटरनल एनवायरनमेंट वही बनेगा ना, सेलुलर लेवल से बाहर है, सेल से बाहर है, मगर बॉडी के तो अंदर है ना। ऐसे तो नहीं हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर हो, बॉडी से बाहर नहीं है, बॉडी से अंदर है, और बॉडी का इंटरनल तो वही बन रहा है ना, बॉडी का इंटरनल तो वही बन रहा है, तो इसलिए इसे इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं कहते। बच्चों को कंफ्यूज ना करिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इंटरनल एनवायरनमेंट है, सेल से आउटसाइड है ये फ्लूइड, सेल के बाहर वाला फ्लूइड है, और बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी। अब ICF बहुत सिंपल है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल्स के अंदर वाला जो फ्लूइड है, जो सेल्स के अंदर मौजूद है, उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे। अब इसके डिफरेंसेस कर लेते हैं, थोड़े डिफरेंसेस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देखें जी, हमारे पास ECF में हमारे, आप सबको पता है, सोडियम वगैरह, बाइकार्बोनेट आयंस, फैटी एसिड्स,
ये सब हमारे ECF के हैं, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट के। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा हमारा ECF में आ रहा है। यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ होता है? ECF में होता है ना। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, दो के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी होता है। मगर ये जो मेजर हमारी चीज़ है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारा हमारा ECF में आ रहा है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंटरनल एनवायरनमेंट। और जो दूसरा है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसमें पोटेशियम आइंस, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आइंस, सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, ये हमारा सारा सोडियम और क्लोराइड आइंस जो हैं ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के हैं, और बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आइंस जो हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड के। ये हो गया। चलें दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट। तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो है वो होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस होती क्या है? होम्योस्टैसिस जो है हमारी मेंटेनेंस है इंटरनल एनवायरनमेंट की, यानी हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, हमारा हर चीज़ का एक फंक्शन होता है। अब वो फंक्शन ना, हर चीज़ का एक सेट पॉइंट होता है ना, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स, हर चीज़ का एक चीज़ को नॉर्मल फंक्शनिंग में रखने के लिए, एक रेंज में रखने के लिए जो हमारा बॉडी काम करती है ना, उसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। यानी जैसे अगर टेम्परेचर है, कभी आप लोग बच्चों एक बात और याद रखें कि कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी आपको कभी भी पेपर में आता है, SCQ है, MCQ में भी रेंजेस ही आती हैं। कभी इस तरह नहीं लिखना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा जाए तो कभी आप लोगों ने 37 डिग्री सेल्सियस नहीं लिख के आना है। ये वेरी करता है, ये एक रेंज में आपने लिखना होता है, ठीक है ना। एक रेंज दें। अब जैसे HB, अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे, हीमोग्लोबिन। अब अब अगर आप 12 लिख के आ जाएं ग्राम पर डेसीलीटर क्यूब, तो वो आपका ठीक नहीं है, मतलब इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। अब आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको हर चीज़ एक रेंज में याद रखनी पड़ेगी। इसे आप इस तरह बेहतर तरीके से कह सकते हैं 10 से 12 फीमेल्स में, 12 से 14, 16 मेल्स में एक रेंज दे देते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि होम्योस्टैसिस जो है ये नियरली इक्वल, मतलब टू सेट पॉइंट, मतलब सेट पॉइंट तो एक होता है, जैसे अब 12 एवरेज निकाला है, इससे थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, वो नॉर्मल होगा। अब ब्लड बीट्स जो हैं, हमारा जो पल्स रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट एवरेज है। मगर हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि MCQ आ गया या SCQ। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोग कभी ये नहीं लिखेंगे कि 72 बीट्स पर मिनट। आप एक रेंज देंगे। आप रेंज क्या देंगे? रेंज अबव 60 टू 90 बीट्स पर मिनट। कुछ बुक 60 टू 100 बीट्स पर मिनट भी लिखती हैं। तो ये सारा नॉर्मल में आता है। तो नियरली कांस्टेंट कंडीशंस में इंटरनल एनवायरनमेंट को रखने को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। इसका कॉन्सेप्ट था, बाकी रीड आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक MCQ था जी। आप सबको पता है हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है कितना है? 5 लीटर्स इन एन एवरेज ह्यूमन। तो हमारा हार्ट जो है वो उस 5 लीटर को 1 मिनट में 1 दफ़ा पंप करता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। अब आप रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हैं, आपका पूरा 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हार्ट पंप करेगा। अगर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्टिव हैं आप, तो यही ब्लड 6 टाइम्स पंप करेगा हार्ट, यानी 5 लीटर ब्लड को 6 टाइम्स पंप करेगा वो 1 मिनट में। ये एक MCQ था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ये बाकी सारे फंक्शंस वगैरह FSC वाले हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, बहुत इम्पॉर्टेंट SCQ है। इसमें दोनों सिस्टम्स भी आ सकते हैं। SCQ इस तरह भी आ सकता है, कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, राइट नोट ऑन कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी, या फिर आपका वो भी आ सकता है, मतलब अलग अलग नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ये सब कुछ आ सकता है, मतलब अलग अलग SCQs आएंगे।
अब इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले आप लोग कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ेंगे तो इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम्स कौन से हैं हमारे बॉडी के? नेगेटिव फीडबैक है और पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। अब नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है ना, उसका जो है ना, देखें, आपका स्टिमुलस जो है, किसी भी चीज़ का स्टिमुलस, आपकी जो बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी ना, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब किस तरह? अब देखें, किसी भी वजह से एक सब्जेक्ट है, पेशेंट है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया उसका। अब उसका ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया तो ब्रेन तक ये सिग्नल्स पहुंचेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से बढ़ गया, हाई हो गया। ब्रेन क्या करेगा? अब ब्लड प्रेशर हाई था, ब्रेन हाई था, मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का तो कॉन्सेप्ट होगा ना आप लोगों को। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है, जो वेसल्स होती है ना हमारी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, यानी उनका डायमीटर कम हो जाता है। वेजो डायलेशन, वेसल्स जो हैं हमारी बॉडी की, वो डायलेट कर जाती है, उनका डायमीटर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है सब्जेक्ट का, तो इट मीन्स के वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई हुई है, ठीक है। तो अब ब्रेन को सिग्नल गया हाई ब्लड प्रेशर है। अब ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्स किया? वेजो डायलेटेशन करा दी, डायलेशन या डायलेटेशन दोनों कह सकते हैं। ब्रेन ने वेजो डायलेटेशन करवा दी। वेजो डायलेटेशन से क्या हुआ? डायमीटर ल्यूमेन जो है वो बढ़ गया वेसल्स का, और जो ब्लड प्रेशर है वो वापस अपनी नॉर्मल रेंज में आ गया। यानी स्टिमुलस क्या था? वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई थी, ब्लड प्रेशर हाई था, और बॉडी ने रिस्पॉन्स किस तरह किया? वेजो डायलेटेशन की, और ब्लड प्रेशर वापस अपनी नॉर्मल वैल्यू पर आ गया। ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। एग्जाम्पल दिया आप लोगों को मैंने। तो नेगेटिव फीडबैक का क्या है? इन शॉर्ट, स्टिमुलस के ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव फीडबैक, ये इसे विशियस साइकिल भी कहते हैं। पहले से मेरे पॉजिटिव फीडबैक जो होता है ना, वो ये होता है कि जो आपका स्टिमुलस है ना, ओरिजिनल स्टिमुलस, उसी की डायरेक्शन में बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अब इसे विशियस साइकिल क्यों कहते हैं? देखें, अब कुछ गलत हो रहा है और वो गलत होता जाए तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली डेथ ही होगी ना। मतलब कुछ ख़राब हो रहा है आम जिंदगी में, और उसे और ख़राब करते जाएं तो आखिर में जो बच्चे का वो डैमेज ही होगा ना, जो भी चीज़ है, चलें ह्यूमन को छोड़ दें। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। अब हमारा नॉर्मल हार्ट, मैंने अभी बताया, 5 लीटर्स ब्लड को 1 मिनट में एक दफ़ा पंप करता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, 2 लीटर ब्लड जो है ना वो ब्लीड कर दिया, यानी वो ज़ाया हो गया आपका 2 लीटर ब्लड। वो 2 लीटर ब्लड ज़ाया हो गया। अब आपके पास कितना बचा? 3 लीटर। अब हार्ट जो है ना, अब देखिए, वो तो अपनी पूरे उससे कैपेबिलिटी से पंप कर रहा है, आगे ब्लड ही कम है, तो वो फटीग में चला जाएगा। इनिशियल स्टिमुलस क्या है? वो पहले तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा सब कुछ, आपका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, आपका पल्स रेट, सब कुछ। मगर जब वो देखें, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये खाली अक्सर आप लोगों ने घर की पानी वाली मोटर जो है, उसको अक्सर कहते हैं ना कि अगर खाली पानी नहीं हो नीचे, खाली मोटर नहीं चलनी चाहिए। खाली मोटर क्यों नहीं चलनी चाहिए? वो फूक जाएगी, तो डैमेज हो जाएगी। बीच में है ही नहीं कुछ पंप करने के लिए, पानी है ही नहीं जिसे पंप किया जाए, तो वो फूक जाएगी ना। इसी तरह सेम हमारे ह्यूमन हार्ट का है। स्टिमुलस क्या मिला था कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, उसने पंप करना स्टार्ट किया। अब वो पंप करता जा रहा है इस उसमें कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए, मगर वो खाली पंप कर रहा है, पूरा ब्लड नहीं है, 5 लीटर्स ब्लड नहीं है, 3 लीटर्स ब्लड है, तो वो खाली पंप कर करके वो इन्फेक्शन में चला जाएगा, MI हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट। अब एक और क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग आप सब लोगों को पता है ना, चोट लगी, खून निकला, जम गया, ये क्लॉटिंग हो गई आम ज़बान में। कैसे होता है ये? चोट लगी, ब्लड हमारा निकला, प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स आगे कई फैक्टर्स को लाते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं, मतलब ये एक पॉजिटिव
आए हैं प्लेटलेट्स और लोग और चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो स्टिमुलस था उसी की डायरेक्शन में हो रहा है रिस्पॉन्स। ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का अभी ये चैप्टर यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो इसकी पार्ट 2 में देती हूँ मैं चैप्टर 1 का। और ये जितना आज किया है इसे काइंडली इतना आप लोग रिवाइज़ कर लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।